अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए। माइक ऑन कर दिया? माइक इज ऑन नाउ, माइक इज ऑन नाउ, माइक इज ऑन नाउ, माइक इज ऑन, माइक इज ऑन। चलिए शुरू करें। मून पे था थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए शुरू करें। तो भाई साहब, आज जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो रिवीजन होगा कोलिजन का। सारे 1D 2D सारे कोलिजन का आपको रिवीजन करा देंगे, साथ साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा देंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए एक एक करके कोलिजन की पहले सारी थ्योरी समझ लेते हैं। सबसे पहले सारी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है? जो टेक्निकल टर्म है मैंने कल पढ़ा दिया था, मैं एक बार और लिख दूंगा तो कोई बुराई है क्या? बताओ ना, एक बार और लिख दूंगा तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? लास्ट लेक्चर में लिख दिया था मैंने, समझा दिया था मैंने, लेकिन एक बार और लिख दूंगा तो कोई बुराई है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं इलास्टिक कोलिजन। बेटा कहीं भी लिखा हो ना इलास्टिक कोलिजन तो उसको परफेक्टली इलास्टिक ही मानते हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1, जो कि डिफाइंड होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय v रिलेटिव ऑफ अप्रोच। पास आने की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दूर जाने की वेलोसिटी। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 1। E बराबर वैसे होता है बेटा v2 माइनस v1 वेक्टर। जब कोलाइड होगा तो आगे वाला आगे भागेगा, दूर भागेगा, पीछे वाला उसका पीछा कर रहा होगा, और u1 माइनस u2, इस तरीके का फॉर्मूला था। याद रखिएगा, उल्टा होता है, 2 में से 1, 1 में से 2। ठीक है? इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, सिर्फ इसी में नहीं, हर मोमेंट कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्या? मोमेंटम कंजर्व होने का रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्या? मोमेंटम कंजर्व होने का रीजन क्या है, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है? 0। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है? 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है? फाइनल। कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिख रहे हो तो पहले का मास माइनस दूसरे का मास बटा टोटल मास। पहले की फाइनल वेलोसिटी तो पहले की इनिशियल वेलोसिटी इंटू दूसरा टर्म है इसलिए 2, दूसरे ऑब्जेक्ट की मास इंटू दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बटा फ्री वाला टर्म m1 प्लस m2। क्या ये बहुत इजी तरीके से आपको याद रहेगा? जल्दी बताइए। क्या ये बहुत इजी तरीके से आपको याद रहेगा? जल्दी बताइए। देखो v1 है तो पहले आएगा u1 फिर आएगा u2, और नीचे एक फ्री वाला टर्म होता है, रट लो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 रट लो। क्या बुराई है इसमें बता? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 रट लो। ठीक है? यकीन नीट 2024 है, सॉरी, इसको रट लो। कोई बुराई है क्या? बताओ। हाँ भैया, आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का असाइनमेंट अपलोड हो गया है, असाइनमेंट के सेक्शन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट का असाइनमेंट अपलोड किया हुआ है, और मैग्नेटिज्म का भी असाइनमेंट अपलोड हो गया है। सेमीकंडक्टर के सारे लेक्चर अपलोड हो गए। लक्ष्य वालों ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य वालों ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। रिवीजन क्लास का इसमें आई नहीं रहा, फिजिक्स लेक्चर नीट सेलेक्ट शेड्यूल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिवीजन, इरा। ठीक है? तो एमईसी का आंसर की के साथ अपलोड कर दिया है। करंट और इलेक्ट्रोस्टैट के 85 क्वेश्चन है भाई साहब। कितने क्वेश्चन है याद करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है। ठीक है? उस 85 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर की बना लीजिए। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत आंसर की देखने की जरूरत नहीं होती है, पहले पूरा सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर की बना दीजिए, फिर आंसर की अपलोड हो जाएगा। ठीक है? और यकीन में भी अपलोड हो गया है। ठीक है ना? यकीन में भी अपलोड हो गया है। ठीक है? यकीन में भी अपलोड हो गया है। चलिए देखो बेटा, जब तुम फाइनल वेलोसिटी लिखोगे सेकंड ऑब्जेक्ट का तो देखो क्या लिखोगे। v2 है इसलिए यहां पे आएगा u2, फिर यहां पे आएगा u1। अच्छा, नीचे इसमें भी m1 m2 m2 है, तो क्या m1 प्लस m2 कॉमन भी एक ही बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। v2 है तो ये आ जाएगा बेटा m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस दूसरा टर्म है तो 2m1 u1, क्योंकि v2 है। देखो ना, ये टर्म तुम याद नहीं रख पाओगे। देखो तो क्या है, v2 में पहले आएगा 2, पहले आएगा 2, फिर आएगा 1 1, बट m1 प्लस m2 कॉमन, एक ही चीज तो है। इसको इसमें डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, एक ही चीज तो है ये। ठीक है? इसमें जो e की वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में रहेगा। 1 और 0 नहीं हो सकता। यह इन इलास्टिक कोलिजन। क्या है बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है क्या?
ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने लिख दी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बता दिया, फाइनल वेलोसिटी दोनों की बता दी। इसमें बेटा मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। क्यों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन जो इनका काइनेटिक एनर्जी उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल में जाएगा और वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता है, पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं होता, परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल ही रिकवर नहीं होता, बिल्कुल ही रिकवर नहीं होता। क्लियर है क्या? बिल्कुल ही रिकवर नहीं होता। तो देखिए यहां पे E की वैल्यू होती है 0, कोलिजन के बाद दोनों क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, इसीलिए तो चिपक गए तो सेपरेट होंगे ही नहीं, तो सेपरेशन की वेलोसिटी 0, इसीलिए E की वैल्यू 0 हो जाएगी। E की वैल्यू 0 क्यों हुई? क्या इसका फील आया आपको यहां पर? E की वैल्यू 0 क्यों हो रहा है? क्या इसका फील आया यहां पे? जल्दी बता दो, क्या इसका फील आया यहां पे कि E की वैल्यू 0 क्यों हो रहा है? बताइए, E की वैल्यू 0 क्यों हो रहा है? इसका फील आया? फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से M1 U1 दोनों की इनिशियल मोमेंटम बाद में सर चिपक गया तो M1 प्लस इंटू कॉमन वेलोसिटी V, तो V तो बड़ा आसान है, M1 U1 प्लस M2 U2 बटा M1 प्लस M2 हो जाएगा। बिल्कुल सही पहचाने हो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है हाफ M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ जी सरकार, ये 40 चीजें हमकी समझ में आ गई। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होता है बेटा वो होता है V1 अगर है तो M1 माइनस EM2 डिवाइडेड बाई सेम वही M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2, देखो V1 है तो पहले 1 E प्लस 1 M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्लियर है क्या? इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो यही होगा, हाफ M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का टर्म यहां पे आएगा। इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपका 0 होता है, क्योंकि काइनेटिक लॉस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो देखिए इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में 0, इन इलास्टिक में ये, परफेक्टली इन इलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा। क्लियर है? इसकी जो वेलोसिटी है देखो V1 और V2 में ऐसे याद रखो कि V1 में नीचे वाला टर्म M1 प्लस M2 इंटू U1, M1 प्लस M2 इंटू U2, ये वाला टर्म याद रखो फ्री का है। और दिमाग लगाओ कि V1 है तो ऐसे आएगा M1 माइनस M2 और यहां पे 2M2, दूसरा टर्म इसलिए 2M2। यही यहां पे क्या हो जाता है, जब इसके लिए निकालते हैं तो इसमें एक E मल्टीप्लाई हो जाता है और यहां पे E प्लस 1 हो जाता है, बस, और कोई खास बात नहीं है। 1 माइनस E स्क्वायर होगा या E स्क्वायर माइनस 1 होगा मैं इतना बुद्धिहीन हूं, दोनों एक ही होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा 1 माइनस E स्क्वायर से और E स्क्वायर माइनस 1 से? तो प्लस माइनस का उसका कहां लेना देना है, क्या फर्क पड़ता है उससे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि लॉस हुआ है। यहां से 1 माइनस E, बाप रे बाप, मजाक नहीं कर रहा बेटा, तू घनघोर हो तुम सबके सब। 1 माइनस E स्क्वायर और E स्क्वायर माइनस 1 से एक ही आंसर आएगा, एक में से आधा घटाओ या आधा में से एक घटाओ, फर्क तो बस निगेटिव का ही हुआ ना, नहीं फर्क पड़ेगा उससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग तुम सही पहचाने हो, लेकिन उतना सफिशिएंट दिमाग अभी आपके पास नहीं है, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से E स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो निगेटिव आ जाएगा टर्म, क्योंकि E की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो छोटा आएगा, मतलब ये डेल्टा के ही तुम्हारा निगेटिव आएगा, मतलब ये निगेटिव लॉस को बताएगा। ज्यादा सही तो ये हुआ, ज्यादा सही तो ये हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा निगेटिव आया, निगेटिव मतलब लॉस होगा, और पहले ही लॉस बोल दोगे तो 1 माइनस E स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं
कोई बात नहीं, समझ में आया। अब स्पेशल केस जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपको मैं समझाता हूं। मान लो यहां पे इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन ऐसा इलास्टिक कोलिजन है ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, between two objects in which mass of one is very 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 greater than mass of other, mass of other। इस केस में पहले की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब हेवियर ऑब्जेक्ट की, हेवी ऑब्जेक्ट की, बड़े वाले मास की, वो उसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहेगा, चाहे कोलिजन किधर से भी कराओ, कैसे भी कराओ, इसको डैश फर्क नहीं पड़ता है। हेवी वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, हेवी वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, उसको डैश फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? डैश फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इलास्टिक की बात कर रहा हूं और वैसे कोलिजन की बात कर रहा हूं जिसमें एक ऑब्जेक्ट की मास बहुत ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट की मास बेटा बहुत ज्यादा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी उसके इनिशियल के बराबर ही रहेगी। अब छोटे वाले की वेलोसिटी देखूंगा फाइनल, तो छोटे वाले की स्मॉलर की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी बड़े वाले की जस्ट डबल, जो भी बड़े वाले का इनिशियल वेलोसिटी था उसका जस्ट डबल, और खुद की वेलोसिटी क्या करता है बेटा, वो सबट्रैक्ट कर लेता है वेक्टर फॉर्म में। ये आएगा कहानी, बस खत्म, एक ही लाइन में खत्म। ये पूरा ड्राइव करके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मेन क्लास में, मेन क्लास में पूरा ड्राइव करके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हाँ कि ना बताइए? ठीक है, बस खत्म। तुम्हें क्या करना है, फिर से एक बार समझ लो, फिर से एक बार समझ लो। हेवी वाले को डैश फर्क नहीं पड़ता है कि कोलिजन कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, वो अपनी वेलोसिटी कंटिन्यू रखेगा। v1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट की, हेवियर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी उसके इनिशियल के बराबर रहेगी। लेकिन छोटे वाले की जो वेलोसिटी होगी वो बड़े वाले का इनिशियल वेलोसिटी का डबल, बड़े वाले के इनिशियल वेलोसिटी का डबल, और खुद का वो क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आएंगे, हम अभी आपको करके दिखाएंगे। दूसरा देखिए इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, वैसे दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन, वैसे दो ऑब्जेक्ट का इलास्टिक कोलिजन, फिर से इलास्टिक की बात हो रही, वैसे दो ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो एकदम आइडेंटिकल है, तो उसमें क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। मतलब दे विल इंटरचेंज, पहली वाली अपना दूसरी वाली को दे देता है और दूसरी वाली पहली वाली को दे देता है। दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, यहां पे इंटरचेंज का कार्यक्रम चल रहा है। देयर वेलोसिटी मतलब एकदम वेक्टर साइन के साथ, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए थर्ड देखिए, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट of mass m and nm, in which one is at रेस्ट, देन अब कौन सा रेस्ट में, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता, कौन सा रेस्ट में, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and nm in which one is at rest, then fraction of transferred kinetic energy from one to other, kinetic energy from one to other is equal to होता है 4n into 1 plus n का होल स्क्वायर, और फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी होगा, फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी होगा 1 माइनस एन बटा 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। एन क्या है, एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना ज्यादा है।
एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में दूसरा ऑब्जेक्ट का मास कितना ज्यादा है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हाँ सर, ये ट्रक और रामलाल का कोलिजन समझाया था। ये इलास्टिक कोलिजन जिसमें दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो जस्ट वेलोसिटी क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट समझिएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो आप पढ़ ही चुके हैं, प्योरली इनइलास्टिक में जो फॉर्मूला होगा वो समझ गए आप। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए कि यहां से बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं और ग्राउंड का और बॉल का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। तो बॉल जब टकरा के ऊपर उठेगा, अगर h हाइट इसकी इनिशियल हाइट थी तो फाइनली कितने हाइट पर जाएगा, वो होता है E स्क्वायर इंटू इनिशियल हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मान लो कि टकराते समय इसकी वेलोसिटी u है, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, E इंटू यू। आफ्टर n कोलिजन की अगर मैं बात करूं, आफ्टर n कोलिजन की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन हो जाएगा E टाइम्स n बार गुना होगा E का पावर n इंटू यू। और हाइट आफ्टर n कोलिजन अगर मैं देखूं, हाइट आफ्टर n कोलिजन देखो, E का पावर 2n इंटू इनिशियल हाइट, ये आ जाएगा। अगर मान लो ऑब्लिक कोलिजन टेढ़ा हो रहा है, मान लो ऐसे आ रहा, यहां से ऐसे आ रहा, तो इस u वेलोसिटी से जब ये आएगा, एंगल मान लो इसका थीटा है, तो कोलिजन के बाद जब ये जाएगा तो इसकी इस वेलोसिटी से कोलिजन हुई है, इस वेलोसिटी से कोलिजन नहीं हुई है, तो ये वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लो ये वर्टिकल से थीटा है तो यहां ये थीटा हो जाएगा, तो कोलिजन किससे किया, यू कॉस थीटा से। कोलिजन किससे किया, यू कॉस थीटा से। तो कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये यू साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। मतलब जिस वेलोसिटी से जाके कोलाइड किया है वही आपको लेना है। अब मजाक नहीं कर रहा, 90% PYQ इस पेज और इस पेज में खत्म हो गया। मैं अभी तुमको करके दिखाऊंगा, 90% PYQ खत्म हो गया, 90% PYQ खत्म हो गया। मैं यहां पे तुम्हें करके भी दिखाऊंगा। जैसे ये थीटा है तो ये एंगल मान लो अल्फा है, वर्टिकल से अल्फा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ये वाली तो u साइन थीटा होगी, और ये tan थीटा बाई E आ जाएगा। ये tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा बाई E। दो पेज बताया, ये कल भी बताया था, रिवीजन किया मैंने, और एक ये बताया। इसमें तुम्हारा 90% PYQ खत्म। मैं करके दिखाऊंगा अभी तुम्हें। अरे क्वेश्चन की क्या बात करता है यार, MR के सामने क्वेश्चन की बात करता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आती है कि नहीं, शर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट देख, जल्द देख। अ बॉडी ऑफ मास 3m एट रेस्ट। अच्छा, एक्सप्लोजन भी साथ साथ समझा दे, तो कोलिजन तो समझा ही दिया, एक आध सवाल एक्सप्लोजन से भी आ जाता है, वो भी करा देता हूं। अ बॉडी ऑफ मास 3m एट रेस्ट, बॉडी ऑफ मास 3m एट रेस्ट, रेस्ट में ए मास है, एक्सप्लोड इनटू 3 आइडेंटिकल पीसेस, 2 ऑफ द पीस मूव विथ स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 3 आइडेंटिकल पीस में टूटा है, तो 3 पीस में टूटा है, तो 3m 3 पीस में टूटेगा, mm होगा। इसमें से बेटा 2 ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया है, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया, देन डायरेक्शन, देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। सबसे पहले बताओ कि इनिशियल मोमेंटम अगर ये रेस्ट में है तो कितना होगा, 0। फाइनली टूट जाने के बाद, फाइनली टूट जाने के बाद, देखिएगा प्लीज, फाइनली ब्रेक हो जाने के बाद, फाइनली टूट जाने के बाद, इनिशियल फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होना चाहिए, वो 0 ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर से किसी ने पत्थर मार के नहीं टूटा है, अपने आप टूटा है। क्या हुआ है, अपने आप टूटा है। जब ये अपने आप टूटा है तो टोटल मोमेंटम 0 ही होना चाहिए, तो टोटल मोमेंटम हमें 0 करना पड़ेगा। अब मान लो mu से जा रहा तो इसकी मोमेंटम mu, इसकी मोमेंटम mu, तो टोटल मोमेंटम क्या होगी, √2mu। हाँ सर, √2mu होगी, ठीक है। तो जितनी मोमेंटम इन दोनों का इधर आया है उतना ही मोमेंटम तीसरे का इधर होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम जोड़ के 0 हो जाएगा। मान लो इसकी स्पीड है तुम्हारी v, तो इसकी मोमेंटम इधर कितनी हो गई, mv। तो मान लो इन दोनों का जोड़ के जितना इधर आया उतना ही अकेले का इसका इस तरफ है mv, तो टोटल सिस्टम की फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो mv
बराबर √2mu, m से m कट जाएगा, v इज इक्वल टू आगे √2u। तो एक तो तुमसे फाइनल वेलोसिटी पूछेंगे, तीसरे का तो यहां से निकाल लोगे, है ना, यहां से निकाल लोगे। और तुम्हें फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का पूछा है, तो हाफ m इसकी काइनेटिक एनर्जी u², हाफ m इसकी भी स्पीड u है तो u², काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, हाफ m इंटू √2u का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तेरा हाफ m u² प्लस हाफ m u² प्लस हाफ m 2u²। तो नीचे सारा एलसीएम तुम 2 ले लो, तो mu² 2mu², तो 4mu² आ गया, ये कट के 2 आ जाएगा, आंसर आ गया 2mu²। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ स्पीड, देखिएगा सवाल, बॉल ऑफ मास 2 kg, बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एक 2 kg का बॉल है जो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, कोलिजन डायरेक्टली विथ अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg, ये 3 kg का एक मास है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है with a speed of 4 meter per second, then coefficient of restitution is 2/3, then find velocity after collision। बेटा E की वैल्यू 2/3 है, इसका मतलब ये कोलिजन कौन सा ये बताइए, E की वैल्यू 2/3 है, इसका मतलब ये कोलिजन कौन सा ये बताइए। कोलिजन कौन सा है बताइए, कोलिजन कौन सा बताइए। तो यहां पे देखिए पहले ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी v1, बेटा बहुत इजी फॉर्मूला, v1 में होगा m1 em2 इंटू u1 प्लस 2 e प्लस 1 आ गया तो m2 u2 डिवाइडेड में कॉमन m1 प्लस m2, यही तो फॉर्मूला है। तो बोलो 2 kg और 3 kg, 5 kg, तो नीचे आ गया तेरा 5 और ये m1 है 2 माइनस e की वैल्यू 2/3 इंटू 3 इंटू u1 की वेलोसिटी 5 प्लस 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 इंटू m2 कितना है 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये इससे कट जाएगा, तो 2 - 2 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये 3 2 5/3, 5/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4/5। तो यहां से मेरे हिसाब से 5 से 5 सॉरी 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है v1। सर अब फिर इतना ही बड़ा v2 के लिए लगाना पड़ेगा, नहीं बेटा एक तुम्हें जोरदार तरीका सिखाता हूं, चाहे कोलिजन कौन सा भी हो मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ तो इनिशियल मोमेंटम बता कितना है सर, 5 वेलोसिटी इंटू मास 2 और सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 3 गुना 4, मोमेंटम के लिए डायरेक्शन देखना जरूरी है, इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव आया है कौन सा v1, तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू v, तो 5 गुना 10 4 3 12 ये 22 बराबर 8 प्लस 3v, 8 को इधर भेज दे, 22 में से 8 जाएगा इंटू 3v, 22 में से 8 जाएगा तो बता क्या आएगा 14, 14 बता 3 वेलोसिटी आ जाएगा, ये आंसर आ गया। मतलब मोमेंटम तो तू कंजर्व कर ही सकता है ना किसी भी कोलिजन का। हाँ तो दोबारा से बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, एक बार तूने v कैलकुलेट कर लिया, एक बार बेटा तूने v कैलकुलेट कर लिया तो दोबारा से बड़े वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 14/3 इज आंसर। मजा आया इसमें, ये देखो, और पार्टिकल फॉल फ्रॉम अ हाइट h, पार्टिकल फॉल फ्रॉम अ हाइट h, पार्टिकल को h हाइट से छोड़ा, देखो h हाइट से छोड़ा है, अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड इट, e is equal to 0.2 is the coefficient of rotation, find the total distance travel before rebounding has stopped। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो ये आया नीचे फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा रुकने तक ये पूछा है। तो एक बात बताओ, जब ये गिरा तो कितना डिस्टेंस चल गया, स्मॉल h चल गया, फिर जब ये ऊपर गया तो कितना चल गया होगा सर e²h, फिर नीचे आया तो e²h सेम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जब ये ऊपर उठा तो e²h से गिरा था और ऊपर उठा तो e का पावर 4h और फिर नीचे 4h मतलब 2 से, फिर e का पावर 6h 2 बार, फिर e का पावर e के पावर 8h इंटू 2 बार एंड सो ऑन। तो यहां से ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया। अब h तो रहने दो, प्लस इसमें से e² इंटू 2h को कॉमन निकाल लो, तो e² 2h को कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 2 बाहर h बार e² बाहर, तो ये e² बनेगा, प्लस ध्यान से देखिएगा
ये ई स्क्वायर एच इंटू टू, तो 2 बाहर एच बाहर ई स्क्वायर बाहर, तो ई का पावर 4 एंड सो ऑन, ये टर्म्स आपके बनेंगे। तो एच तो अलग ही है, इसको यहां रहने दीजिए, ये टर्म भी रहने दीजिए, 2 ई स्क्वायर एच रहने दीजिए। फर्स्ट टर्म बताइए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो आपका ई स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा सिंपल। कॉमन रेशियो ई स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, एच दिस टर्म बटा 1 माइनस सी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये टर्म यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 1 मतलब एच, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा एच माइनस ई स्क्वायर एच प्लस ये 2 ई स्क्वायर एच। 2 ई स्क्वायर एच से ई स्क्वायर एच जाएगा, तो ई स्क्वायर एच बचेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से एच भी कॉमन निकाल लीजिए, तो एच कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आंसर आ गया टोटल डिस्टेंस का। तो मैंने पूरा ड्राइव कर दिया, मैंने पूरा डिराइव कर दिया आपके लिए कि टोटल डिस्टेंस बराबर आएगा h 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा टोटल टाइम कितना लगेगा, तो याद रखिएगा यहां पे जो टोटल टाइम होगा ना बेटा, वो टाइम होता है यहां से यहां तक गिरने का टाइम हो गया रूट अंडर 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई। टाइम में स्क्वायर नहीं आता, जैसे टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला देखोगे मोशन अंडर ग्रेविटी में तो 2u बाई जी होता है, हाइट देखोगे तो u स्क्वायर बाई जी होता है, इसलिए यहां पे टाइम में e आएगा, इसमें ई स्क्वायर आएगा। दूसरी बात, अगर इसको तुम एमआई स्टार लगा के वेरीफाई कर लो तो एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगी तुम्हें। कैसे, एक बात बताओ, यहां पे कोलिजन कैसा था सर, कोलिजन इन इलास्टिक था जिसमें ई की वैल्यू 2.2 दी हुई है, तो अभी तुम पुट करेंगे, लेकिन मान लो ई की वैल्यू 0 होती तो सर इफ ई इज 0 तो ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता, चिपक जाता तब टकराते से ही, परफेक्टली इन इलास्टिक होता, चिपक जाता टकराते से ही। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होता वो सिर्फ एच आता, तो ई को 0 रखो, ई को 0 रखोगे तो यहां पे ई को 0 तो 1 बटा 1 एच के बराबर आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर तेरा ई 1 होता तो परफेक्टली इलास्टिक होता, और परफेक्टली इलास्टिक में जितने हाइट से गिरता उतना जाता, फिर उतना जाता, फिर उतना जाता, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस जो चलता वो इनफाइनाइट चलता, क्या टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट होता? अगर ई 1 होता तो टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट होता। ई को 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, ये वेरिफिकेशन करना आपको आया। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फाइनल कर दो और मुझे करेक्टेड फाइल भेज दो सर। हाँ मेरा एक नंबर ऑफ है, वो फोन गिर के खराब हो गया है ना, और सर मैं गरीब आदमी नया फोन नहीं खरीद पा रहा हूं। चलिए चलिए वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया। प्रयागराज विद्यापीठ क्यों नहीं, अलग सर ने मना किया हुआ कि ये गुंडा हो गए कहीं के, लेकिन हमारे एरिया में कोई गुंडा ही नहीं, तो भाई इसलिए हम नहीं आते, अलग सर ने मना किया हुआ है प्रयागराज आने के लिए। अरे तुम कहीं के गुंडा हो गए हमको मतलब नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में प्रयागराज में घुसना मत। तो भाई अब मालिक आदमी की बात कैसे टाल सकते हैं बताओ, तो इसीलिए हम वहां नहीं आते। बिहार के सबसे अमीर आदमी बिल्कुल हूं मैं, दिल से बेटा, दिल से। आई एम वेरी रिच मैन, यस यस, ठीक है ओके। अलग सर कहते रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, क्या करें। चलिए अब देखिए ध्यान से, अ बॉल ऑफ मास 1 kg, सवाल हुए ना देखिए, a ball of mass 1 kg is dropped from 20 meter height. Velocity of ball after second collision, maximum height attained by the ball after second collision, average speed of the whole interval. अब आना कौन सा होल इंटरवल, होल इंटरवल मतलब 2 सेकेंड कोलिजन का, तो टोटल डिस्टेंस बटा टाइम कर देंगे, लेकिन अब टोटल डिस्टेंस कौन निकालेगा, चल हटा, ई की वैल्यू रहने देते, बस 2 पार्ट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे टोटल स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टाइम कर देंगे, आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, ये 2 चीज निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
ये दो पार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप फ्रॉम द 20 मीटर हाइट, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन। देखो एक कोलिजन के बाद हम जानते हैं ई स्क्वायर यू होता है, तो दो इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, एक कोलिजन के बाद वेलोसिटी होता है ई यू, तो आफ्टर दो कोलिजन, आफ्टर टू कोलिजन होगा ई स्क्वायर इंटू यू। तो ई की वैल्यू है तुम्हारा 0.5, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 20 मीटर की हाइट से गिराएंगे, तो 20 मीटर हाइट से गिरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। हाँ भाई 20 मीटर हाइट से गिराऊंगा तो 2 सेकंड में नीचे का वेलोसिटी 20 होगी, तो 2 का होल स्क्वायर 4, 20/4 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, ये आएगा भाई ये आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो इधर देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एक बॉम्ब है ना, बॉम्ब से खेल रहा हूं मैं, और बॉम्ब को ऊपर फेंका है मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से, बॉम्ब को ऊपर फेंका है बेटा, ध्यान से देखो 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। बॉम्ब को ऊपर कितने से फेंका है, 100 मीटर पर सेकेंड से। बॉम्ब का मास कितना है, 1 kg, 100 मीटर पर सेकेंड से। एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो 2 हिस्से में टूटा है, 5 सेकेंड के बाद वो 2 हिस्से में टूटा, आफ्टर 5 सेकेंड, अभी नहीं टूटा, 5 सेकेंड के बाद अपने आप उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म हुआ है जिसके वजह से वो 2 हिस्से में टूटा है। तो 5 सेकेंड के बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी टकराने से जस्ट पहले, तो 100 है, हर सेकेंड में 10 वेलोसिटी कम होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, 5 सेकेंड में 50 कम होगा, मतलब ये 50 मीटर पर सेकेंड बचेगा, किसका, 1 kg का। तो 1 kg की जस्ट टूटने से पहले 5 सेकेंड पर वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये 400 ग्राम और बाकी बचा 600 ग्राम, 400 और 600 में टूटा होगा, तो फ्रेगमेंट ऑफ मास 400 ग्राम मूव्स डाउनवर्ड विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो 400 ग्राम का ऑब्जेक्ट एक है जो 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे गया, तो बचा हुआ जो है 600 ग्राम का वो कितने स्पीड से ऊपर जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात, बच्चा यहीं पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको कहां लगाना है पता है, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको यहां लगाना है। क्यों यहां लगाना है सर, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद टूटा है, तो 5 सेकेंड के बाद जस्ट टूटने से पहले और जस्ट टूटने के बाद बताओगे, जस्ट टूटने से पहले और जस्ट टूटने के बाद बताओगे। तो यहां पर इसकी मोमेंटम जस्ट टूटने से पहले कितनी होगी सर, इसकी मोमेंटम होगी 1 × 50 इज इक्वल टू, ये नीचे गिरा है तो मोमेंटम माइनस, मोमेंटम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं 400/1000, क्योंकि आपको लिखना है केजी में, इंटू 20 है कि 25 है, 25 प्लस 600/1000 इंटू V2, यही लिखेंगे। हाँ सर, तो यहां से बेटा 00 से 00 कटेगा, 25 चौका 100, तो सारा कट के ऊपर बचेगा 10 को इधर ले जाएंगे, -10 60 हो जाएगा, 60 बराबर 600/1000 इंटू V2, 2 0 तो इससे कटेगा, ठीक है, 10 यहां चला जाएगा, और 6 से 60 काटोगे तो ये होगा तुम्हारा 10, ये 10 और मल्टीप्लाई होगा तो V2 आ गया आपका 100, और पॉजिटिव आया मतलब ऊपर जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। क्या ऐसे सवाल आप कर पाओगे बहुत अच्छे से, ऐसे सवाल बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, कोलिजन का सबसे लास्ट में जो सवाल कराते होंगे ना वो सवाल है, कोलिजन के सबसे लास्ट में जो सवाल कराते हैं ना वो सवाल है, ये समझ रहे हो, कोलिजन के सबसे लास्ट में जो सवाल कराते हैं। सर ये फाइल आप ना पूनम मैम से ले लो, पूनम मैम के पास होगा, पूनम मैम जो है ना अपने, पूनम मैम कंटेंट टाइप करती है ना, पूनम मैम के पास होगा। चलिए, अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास कैपिटल M। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास कैपिटल M। एक गन है भाई साहब, बुलेट ऑफ मास स्मॉल m फायर्ड फ्रॉम द गन ऑफ मास कैपिटल M। तो ये गन है, ये गन है, गन का मास कैपिटल M है, और यहां से एक बुलेट फायर किया जिसका मास स्मॉल m है। द रिक्वायर्ड गन कंप्रेसेस द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K। अब ये गन को स्प्रिंग से लगा दिया, नहीं तो ऐसा नहीं है कि फायर करने के बाद ये एकदम पीछे उछल जाए, तो स्प्रिंग से लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। देखो ना लिखा, द रिक्वायर्ड गन कंप्रेसेस अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, मतलब गन इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है बाय अ डिस्टेंस D, फायर होने के बाद D डिस्टेंस पे कंप्रेस कर दिया।
देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज, तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी रही होगी ये पूछा है। कर दो सवाल, कैसा लगा बताओ, करो तो सवाल, कर दो सवाल, कैसा लगा। सुनो ध्यान से, सबसे पहले रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना होगा वो देखो। तो इसका जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा ना गन का, वो होगा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी को सी बोल देते हैं, बराबर मास ऑफ बुलेट इनटू यू। मान लो यू से तुमने इसको फायर किया था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी जीरो, तो जितना मोमेंटम लेके ये जाएगा उतना ये लेके जाएगा। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगा बेटा mu बटा कैपिटल एम। अब रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसका है सर, इसका। तो इसके पास एनर्जी कितनी आई, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा वही स्प्रिंग में तो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के डी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन हो जाएगा हाफ एम इसका स्क्वायर, तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर। ठीक है क्या, हाँ। अब दोनों तरफ बेटा हाफ से हाफ कट गया, एम से एम स्क्वायर काटोगे तो कैपिटल एम बचेगा, बस हमें क्या निकालना था, ये यू निकालना है। तो यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा के डी स्क्वायर कैपिटल एम बटा स्मॉल एम का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर रूट में ले जाओगे तो यू बराबर आ जाएगा रूट अंडर डी बटा एम स्क्वायर, रूट के बाहर चला जाएगा के कैपिटल एम, ये आंसर आएगा। कुछ ऐसा है क्या, डी बाई स्मॉल एम, सीधे ध्यान से डी बाई स्मॉल एम ये कैपिटल एम, ये देखो थर्ड आंसर आया है। कैसा लगा ये सवाल करके, कैसा लगा सवाल करके। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुम सबने सी किया है, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाई लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड। imperfect, I am imperfect, but why not I don't know, but I am imperfect, yes। पता नहीं तुमने किया, मतलब कैसे किया, तुक्का लगाया, पहले से देख के आए थे, क्या किया आई डोंट नो, बट यू हैव डन इट। हाउ आई डोंट नो, बट यू हैव डन इट। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। अब 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स ऑफ मास 447 पार्ट हैविंग सेम मास मूव विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना, देन द वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट। सुनो इम्पैक्ट रेस्ट, इधर देखो। अब जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी बम, वो कितने मास का है, 1 kg मास का है। 2 मिनट ध्यान से सुनना, 2 मिनट ध्यान से सुनना। 1 kg स्टेशनरी बम एक्सप्लोड इन 3 पार्ट हैविंग मास रेशियो 447। तो 1 kg का ये रेस्ट में था, जब ये टूटा तो इसके मासेस का रेशियो है, ये 4 है, तो दूसरा एक और 4 है, और तीसरा 7 है। तो एग्जैक्टली इसका मास निकालने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये 447 है तो ये 4x हो गया, ये 4x हो गया तो 7x हो गया। ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें 447 मासेस का रेशियो है ना, तो मान लो ये 4 है, ये 4 है तो ये 7 है, बस बात खत्म। अब जितने मोमेंटम से ये इधर गया है 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये भी 70 मीटर पर सेकंड से स्पीड से इधर गया है, तो इसकी वेलोसिटी पूछिए तो इसकी वेलोसिटी भी इधर मान लो। क्या इनिशियल मोमेंटम 0 है, हाँ सर। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, हाँ। फाइनल मोमेंटम कैसे 0 हो जाएगा, इसके सबके पास तो मोमेंटम है, तो सर इन दोनों का जोड़ के जितना इधर आएगा, कितना आएगा 474, 70 इंटू 4, तो इधर मोमेंटम होगा 70 इंटू 4 और इधर होगा 70 इंटू 4। 90 डिग्री पे दोनों को सम करोगे तो √2 टाइम्स 70 मल्टीप्लाई 4, और उतना ही मोमेंटम लेके ये इधर चला जाएगा तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। 7 इंटू वी बराबर √2 70 मल्टीप्लाई 4, 7 से 70 कटेगा 10, 10 चौक 40, 40 √2 इज योर वेलोसिटी। 40 √2 पहला आंसर, 40 बटा √2 नहीं, 40 √2। बहुत आसान है क्या, कर लोगे ऐसे सवाल। ए balls each of mass 0.6 kg moving in opposite direction with speed 4 meter per second collide and rebound with the same speed, then impulse imparted to the each ball due to other is। करो भाई, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैंने तुम्हें वेलोसिटी समझाया, वेलोसिटी निकालना सिखाया और तुम वेलोसिटी ही निकाल दोगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले का भी कंसेप्ट कुछ लगेगा ना, अच्छे सवाल करोगे तो लगेगा ना। अब ये सवाल देखो, 2 बॉल each of mass 0.06 kg, मतलब 2 बॉल है और दोनों का मास इतना है,
मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, ठीक है भाई। रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड मतलब ये पीछे आ जाएगा 4 से और ये आगे चला जाएगा 4 से। देन इंपल्स इंपार्टेड टू द ईच बॉल। अबे भाई इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू 2v हो जाएगा। कैसे भाई, v से आगे जा रहा था, v से पीछे चला गया, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v हो गया। मास बोलो, मास है 6/100 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 दूना 6 चौका 24 दूना 48, 0.48 kg मीटर पर सेकेंड पहला आंसर आ जाएगा। लो भाई गजब यार, फॉर्म में हो यार तुम सबके सब, अच्छे सवाल है ये सब। देखो, टू इलास्टिक बॉडी पी एंड क्यू हैविंग इक्वल मास, मतलब इक्वल मास और इलास्टिक कोलिजन, इक्वल मास और इलास्टिक कोलिजन, मूविंग अलोंग द सेम लाइन विथ वेलोसिटी 20 एंड 15, देन देयर सेपरेटिंग आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी विल बी। तो 20 पहले की थी, दूसरे की 15 थी, तो इक्वल मास इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, उल्टा 20 15 से 15 20 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। पहला आंसर हो गया। बोल मजा आया कि नहीं, बोल मजा आया कि नहीं। बोल मजा आया कि नहीं एकदम से। चल नेक्स्ट देख, हाईली इलास्टिक बॉल, हाईली इलास्टिक तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। बॉल मूविंग एट अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड अप्रोचेस अ वॉल मूविंग टुवर्ड्स इट विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे ट्रक मूव कर रहा हो, लिफ्ट मूव कर रहा हो या दीवार मूव कर रहा हो, ये हो गया हेवी बॉडी का एग्जांपल। मतलब ये जो वॉल है जिसका मास इस बॉल के कंपेयर में थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हो, ये बॉल है, तू तो काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, तुम्हारे लिए बॉल और वाल एक ही चीज होता है। तो मैं तुम्हें समझाऊं कि बॉल मतलब ये छोटू सा बॉल और वाल मतलब दीवार, दीवार का मास बॉल के मास से बहुत 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 बड़का होगा, इसके मास से बहुत बड़का होगा। तो स्पीड ऑफ बॉल बोला है, क्या सिखाया है, स्मॉलर बॉल की स्पीड क्या होती है, बड़े की डबल। तो बड़ा पीछे जा रहा है तो पीछे की तरफ तुम ले लो -3 का डबल और इसका घटा दो, तो इसका माइनस और +3 था तो 3 लिखोगे, तो ये हो जाएगा -6 - 3 -9 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9 पीछे की तरफ ये आंसर आएगा। कई बच्चा यहां पे गलत समझ गया, कई तो एक आंसर टिक कर देगा। कैसे सर, इसका डबल तो 3 दूना 6, 6 में से 3 घटा देगा। डायरेक्शन कोई चीज होती है कि डायरेक्शन को खा के पी जाएगा घोल के। ए देखो कह रहे हैं डायरेक्शन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, उसी को सिखाने के लिए सवाल है। नेक्स्ट देखिए, अ बॉल ऑफ मास m, a ball of mass m moving with speed v undergoes head on elastic collision with ball of mass nm, मतलब एक मास m था दूसरा मास nm है, इनिशियली एट रेस्ट, देन फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकंड बॉल। लो बताइए भैया, बताओ ये चल रहा है ये रेस्ट में है, तो इलास्टिक कोलिजन है, कहीं लिखा हुआ इलास्टिक, देखो इलास्टिक लिखा हुआ है। पूरे कोलिजन के सवाल में तुम नेचर ऑफ कोलिजन जरूर ढूंढोगे, पूरे कोलिजन के सवाल में तुम नेचर ऑफ कोलिजन जरूर से ढूंढोगे। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी हो क्या होगा, 4n डिवाइडेड बाई 1 + n का होल स्क्वायर, 4n बटा 1 + n का होल स्क्वायर। और मैं तुम्हें बता दूं नीट 2013 में, नीट 2013 या एआईपीएमटी 2013 में फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी पूछा था, जब उसने बात करी थी कि एक प्रोटॉन u वेलोसिटी से जाके एक न्यूक्लियस से टकराया था जिसका मास नंबर है a, जिसका मास नंबर है, तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास अगर m मानते हो, प्रोटॉन का मास m मानते हो, तो इसका मास m हो गया ना, तो सर इसका मतलब मास a गुना हो गया। हाँ, तो रिटेन्ड का फॉर्मूला हो जाएगा a - 1 - a बटा 1 + a का होल स्क्वायर। कितने लोगों ने ये सवाल देखा हुआ है अपने आंखों से, अपनी नंगी आंखों से कितने लोगों ने सवाल देखा हुआ है, नेकेड आई से कितने लोगों ने नेकेड आई से सवाल देखा हुआ है कि एक प्रोटॉन बेटा झमझमाता हुआ जा रहा है, एक प्रोटॉन क्या कर रहा है,
एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, यू वेलोसिटी से झमझमाता हुआ जा रहा है और एक न्यूक्लियस से टकराया, न्यूक्लियस का मास नंबर है ए, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड कर लेगा, तो इसका मास m है तो इसका m हो जाएगा, a गुना ज्यादा मास है, ठीक है। और इससे 2016 में भी सवाल पूछा है, 2016 वाला सवाल मैं निकाल के लाऊं, ओ माही बे, ओ माही 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 नहीं है, चलो कोई बात नहीं। Which of the following is true? Momentum is conserved in all collision, but kinetic energy conserved in only in elastic collision. Kinetic energy conserved only in inelastic collision. Buck, buck. Neither momentum nor kinetic energy conserved in buck. Momentum is conserved in all collision, but not kinetic energy. सही बात है। Both momentum and kinetic energy conserved in all collision. Buck, buck. क्या बताएगा जवाब बता। चल आगे देख। टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2, दिस इज नॉट ut, पूनम चाची कौन ऐसा करो तू, u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली। देखो नेचर ऑफ कोलिजन जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हमको क्या करना है। एक बात बताऊं, सुन पाओगे, एक बात बताऊं, सुन सुन कहता हूं वो ध्यान से सुन, जो कहता हूं वो ध्यान से सुन। पहले पूरा सवाल पर और ये बात पकड़ने की कोशिश कर कि कोलिजन कौन सा है। अगर तूने सवाल पढ़ा और इलास्टिक कोलिजन है तो पता है सवाल क्या पूछेगा, या तो फाइनल वेलोसिटी निकालो, नहीं तो सेम मास का कोलिजन होगा, नहीं तो बहुत बड़ा बहुत छोटा का कोलिजन होगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का सवाल होगा। इस चार के अलावा आज तक कोई सवाल बनाए तो बता दे। नहीं समझा? मैं तुम्हें कह रहा हूं पूरा सवाल पढ़। जब तूने पूरा सवाल पढ़ा और उसमें इलास्टिक का कोलिजन है, पूरा सवाल पर और टाइप ऑफ कोलिजन पकड़। कम ऑन मेरी बात फिर से सुन। जब भी कोलिजन का सवाल आएगा पूरा सवाल पर और टाइप ऑफ कोलिजन पकड़। टाइप ऑफ कोलिजन अगर इलास्टिक है तो पहला सवाल फाइनल वेलोसिटी का, दूसरा सवाल बड़े मास छोटे मास का कोलिजन, तीसरा सवाल आइडेंटिकल मास का कोलिजन, चौथा सवाल फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा कुछ पूछ सकता है तो बता। सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं उसमें, होता ही नहीं उसमें। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो पक्का वो सवाल परफेक्टली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक का है। तू बात करता है यार, तू कितना गधा है। नहीं समझा मेरी बात को? बात समझ में आया तो बताओ, क्या दिमाग में बैठ गया कि अगर कोलिजन का सवाल है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन सा कोलिजन है। अगर कोलिजन का सवाल है तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो पहला सवाल दोनों की फाइनल वेलोसिटी बताओ इलास्टिक कोलिजन में, दूसरा सवाल बड़ा मास छोटा मास, तीसरा सवाल आइडेंटिकल मास, चौथा सवाल ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन। और यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। देखो कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था हाफ पहला मास इंटू दूसरा मास बटा टोटल मास 2m mm2m इंटू रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब कुछ नहीं बोला है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में चलता हुआ मानोगे, ठीक है। यहां से m सेम कटेगा तो 2 दूना 4, तो ये हो गया m/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आएगा आंसर। हालांकि किसी में उसने u1 प्लस u2 नहीं किया है तो बड़ा आसान हो गया। बताओ, ठीक है, बात समझ में आया बेटा? देखो मास 16 केजी मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। एक मास है 16 केजी का, 16 केजी का मास है, मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 4 केजी। 4 केजी रेस्ट में उससे कोलाइड किया। एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन द टू मासेस स्टिक टुगेदर। अब बोलो स्टिक अगर कर गया तो कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट मास विल भी क्या होगा? अच्छा, तो सवाल अलग है, सवाल अलग है। 16 केजी मास मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो 16 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो 5 से चल रहा है और 4 केजी का रेस्ट में है। जब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, चिपक गया तो टोटल मास हो जाएगा 20 और कितने वेलोसिटी से चल रहे वेलोसिटी निकालो। तो 16 गुना 5 प्लस 0 बराबर 20 गुना v, 16 × 5 = 80, 80 बराबर 20v, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है।
और इसी कंपोजिट सिस्टम का हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ टोटल मास v इंटू 4 का होल स्क्वायर। 2 से 4 का होल स्क्वायर 16 काटोगे तो 8 आएगा। 160 जूल आपका आंसर आया है। तो सवाल पढ़ के जल्दीबाजी मत मचाओ, यहां पे लॉस निकाल देते तो गलत हो जाता क्योंकि लॉस पूछा ही नहीं है। बीस केजी कैसे हुआ? 16 केजी और 4 केजी चिपक जाएगा तो कितना होगा? मान ले तू 10 किलो का है और तेरी दोस्त 20 किलो का है। तू 10 किलो का है, तेरा दोस्त 80 किलो का है। तू कुपोषण का शिकार है और तुम्हारा दोस्त 80 किलो का है। तू टकरा के मिल जाएगा तो टोटल कितना होगा? 90 किलो। तू कुपोषण का शिकार, तू ये 10 किलो का, 10 किलो का आदमी है तू, और तेरी दोस्त 80 किलो की है, 80 किलो का। जब तू दोनों मिल जाएगा तो बता कितना होगा चिपक के? 90 किलो। तो बोला ना स्टिक चिपक गया। क्या यार, कभी कभी यार तुम फालतू बात कर देते हो। बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, कोलाइड विद अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल। After the collision, both ball moves in the direction making an angle 60 degree with the initial direction. Both the after collision their speed will be. तो ये 1D collision या 2D collision हो गया? ये 1D collision या 2D collision हो जाएगा? तो ये collision तुम्हारा 2D हो गया क्योंकि oblique collision हो गया ना, एक लाइन में हेड ऑन नहीं चला, एक लाइन में हेड ऑन collision नहीं हुआ। ठीक है, तो बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी सिमिलर स्टेशनरी बॉल। तो मान ले एक बॉल है m और वो 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा बॉल है m जो कि रेस्ट पे है। तो भाई सवाल साहब देख ले कि कोलिजन कैसा होगा। क्या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है? हाँ, लेकिन कोलिजन इलास्टिक नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चिपक के m मास इधर चला गया v से और m मास इधर ही चला गया v से। चलो ना चार डायग्राम तुमको कोलिजन का बताता हूं। देखो, ये बेटा m1 है और ये बेटा m2 है। m2 रेस्ट में है और ये u वेलोसिटी से चल रहा है। आफ्टर कोलिजन, AC मतलब आफ्टर कोलिजन, क्या आफ्टर कोलिजन ये हो सकता है कि m1 तुम्हारा इधर चला गया और m2 तुम्हारा सीधा टकरा के कुछ आगे चला गया, अलग अलग वेलोसिटी से, है ना, v1 v2 वेलोसिटी से। m1 मास का ऑब्जेक्ट u से आगे चल रहा है, m2 मास का ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट में था। क्या आफ्टर कोलिजन ऐसा हो सकता है कि m1 इधर चला गया u1 से और m2, चलो m1 ऊपर चला गया u1 से और m2 इधर चला गया u2 से। m1 मान लीजिए कि आगे चल रहा है u से और m2 के यहां रेस्ट में। क्या ऐसा हो सकता है कि m2 आगे चला गया u2 से और m1 बेटा कहीं इधर चला गया आपका v1 से? मान लीजिए m1 मास का ऑब्जेक्ट है, u से चल रहा है और m2 आपका रेस्ट में है। तो आफ्टर कोलिजन m2 चला गया ऊपर में u2 से और m1 चला गया अपर में इधर से u1 से। तो बताओ कौन सा पॉसिबल कोलिजन हो सकता है? ए, मल्टीपल भी सही हो सकते हैं बेटा, सी एंड डी, है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखा है तो डायग्राम गलत है। ए बी सी डी में से बताओ कौन सा सही हो सकता है? मल्टीपल भी हो सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल में फिर आंसर कैसे करोगे? अगर तुम कमेंट में बता दो, चलो कमेंट में बता दो कौन सा कोलिजन पॉसिबल है, कौन सा कोलिजन पॉसिबल है बताओ। कौन सा कोलिजन पॉसिबल है, चलो बताओ कौन सा कोलिजन पॉसिबल है, बताओ अच्छे से सोच के बताओ कौन सा कोलिजन पॉसिबल है।
कौन सा कोलिजन पॉसिबल है? कौन सा कोलिजन पॉसिबल है? तो मैं आपको बताऊं, ओनली डी, ओनली डी पॉसिबल, ओनली डी इज पॉसिबल। मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि दो भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही कोलिजन पॉसिबल होगा, ये सब पॉसिबल ही नहीं होगा। ये गलत कोलिजन है, ये गलत है और ये गलत है। और अगर तुम ये सीख गए, जैसा कि तुम आंसर में बता रहे हो ABC AD, बस यही पे तुम्हारी कृपा रुकी हुई है कोलिजन की। अगर तुम ये सीख गए तो तुम कोलिजन सीख जाओगे। अभी मैं पूछूं कितने लोगों को समझ आया, ईमानदारी से बताना कितने लोगों को समझ आया, उस पे करना। चलो, नहीं आया होगा समझ, मुझे पता है। थम्स अप या थम्स डाउन करना, बताओ ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ आया। थम्स अप थम्स डाउन करो, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ आया। मैं बताऊंगा अभी सारा केस बताऊंगा कि ये कोलिजन गलत क्यों है। मैं बताऊंगा बेटा ये कोलिजन गलत क्यों है। ये कोलिजन के गलत होने का रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। ये कोलिजन के गलत होने का रीजन क्या है ये भी बताऊंगा। ये पक्का बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये कोलिजन आखिर गलत क्यों है, और सिर्फ यही कोलिजन क्यों सही हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, सारे बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलो, तो इसमें समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हें ऑब्लिक कोलिजन का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। तुम्हें हर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, इसी का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। समझ नहीं आया ना, मुझे पता नहीं आएगा। अब मैं समझाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कितने परसेंट लोगों को समझ आता है। 70% को तो समझ में आएगा, 65% को समझ आया, कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा, कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। और मोमेंटम कंजर्व जब देखोगे तो एक्स और वाई का एक साथ देखोगे कि अलग अलग देखोगे? भाई साहब, चाहे 1D मोशन हो, 2D मोशन हो, लॉज ऑफ मोशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, एक्स और वाई का कभी नहीं बनता। एक्स और वाई का कभी नहीं बनता। एक्स और वाई हमेशा अलग अलग रहते हैं, उन दोनों का कहानी ही अलग है। एक्स और वाई का मोमेंटम एक साथ कंजर्व करा दोगे क्या? नहीं। एक्स वाला कहता है कि हमको डैश वाई से मतलब नहीं है, वाई वाला कहता है कि तू अपनी वाली को देखना, तू मेरी वाली की तरफ क्यों देखता है। तो एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग कंजर्व करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई का क्या करेंगे? अलग अलग कंजर्व करेंगे, ठीक है। अब आओ, अभी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम वाई में बोलो क्या है? पर इसमें वाई में सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि इसका भी वाई में नहीं है, इसका भी वाई में नहीं है। अब तुम अगर यहां देखोगे तो इसका तो वाई में है नहीं, और इसका कंपोनेंट है एक्स वाई के बीच में, तो वाई में भी एक मोमेंटम आ जाएगा। तो पैदा कैसे लिया वाई में मोमेंटम, बताओ। अभी बोलो, वाई में इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। हमें एक से मतलब नहीं है, हम अभी वाई का देख रहे हैं। तो वाई में इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। और यहां पे वाई में इनिशियल मोमेंटम क्या है? नॉन जीरो। तो मोमेंटम ही वाई में कंजर्व नहीं हुआ, इसीलिए गलत हुआ। बोलो, सोचो ना। अभी वाई में मोमेंटम बोलो, इसका वाई में मोमेंटम बोलो। चलो वाई में मोमेंटम बोलो। पर ये वाई में जा नहीं रहा, ये तो रेस्ट में है, तो वाई में कोई मोमेंटम ही नहीं है। इसका पूरा का पूरा एक्स में है, और इसका मोमेंटम एक्स और वाई दोनों में है, तो इसका जो वाई में आया वो तो कैंसिल हुआ ही नहीं। अभी बोलो, इसका वाई में मोमेंटम कितना है? तो इसका वाई में मोमेंटम 0 है। अब इसका वाई में बोलो, तो ये पूरा एक्स में मोमेंटम लेके जाएगा, ये पूरा वाई में जाएगा। वाई में मोमेंटम आ गया, मतलब ये गलत हो गया। इसका वाई में बोलो, सर 0 है। इसका वाई में बोलो, सर इसका वाई में, ये तो एक्स पे लेके जाओ, उसको एक्स को छोड़ दो, ये वाई में लेके जाएगा, इसका कुछ ना कुछ वाई में आएगा। इसका वाई में मोमेंटम बोलो 0 है। तो ये इसलिए पॉसिबल हो जाएगा कि हो सकता है इसका मोमेंटम जितना वाई में आया उतना ही इसका वाई में आ जाए, और एक दूसरे को मोमेंटम वाई में कैंसिल कर दे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम वाई का 0 है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चौथा पॉसिबल हो रहा है। समझ में आया? हाँ, अब तुम्हें ऑब्लिक कोलिजन अब जाके समझ में आया। अब बताओ कितने लोगों को समझ आया? भाई, अगर वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो सही कोलिजन नहीं हो सकता ना। एक्स को तो बाद में देखोगे, वाई में मोमेंटम ही कंजर्व नहीं हो रहा तो गलत हुआ। वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं, गलत गलत। हाँ, इसमें क्या होगा कि ये इधर गया और ये इधर आया, तो इसका कुछ एक्स में कम मोमेंटम आएगा, इसका भी एक्स में कुछ आएगा, दोनों ऐड करके इनिशियल मोमेंटम एक्स के बराबर होना चाहिए। इसका जो वाई में आएगा और इसका नीचे जो वाई में आएगा, उन दोनों को कैंसिल कर लेगा। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। क्या वो बेटा? ये पॉसिबल हो सकता है जब वाई में नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा तो। अब बोलो कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? बी में देखो ना, यहां पे मोमेंटम बोलो, वाई में इसका क्या है? 0। इसका भी वाई में क्या है? 0। यहां पे वाई में क्या है? सर इसका तो वाई में कुछ है नहीं, 0। इसका वाई में आ गया। अब इसका वाई का कोई कैंसिल करने वाला है नहीं। सर बी वाला, वे गधे हो क्या तुम?
इसका वाई में बोलो क्या है, जीरो, इसका भी वाई में जीरो, तो वाई में मोमेंटम जीरो है तो फाइनली जीरो आना चाहिए। अब ऐड करो, इसका मोमेंटम एक्स में तो आएगा, वाई में तो नहीं है, इसका मोमेंटम वाई में ही है, m1u1, वाई में मोमेंटम आ गया ना गधा। क्या है बी वाला, अब बी वाला, बी में बैगन, बी वाला सिस्टम का मोमेंटम लिख, तो सिस्टम का मोमेंटम एक्स में है और ये वाई में है, एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, बी वाला 96% लोगों को समझ में आया। ये 4% लोग कहां से आते हैं, इनका क्या करूं मैं बता। ठीक है, चल नेक्स्ट देख। A sphere P, a sphere of mass m and velocity u1 undergoes oblique and perfectly elastic collision with an identical sphere q initially at rest. Angle theta between velocity of the sphere after the collision is 90 degree. कैसे? अब यहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं, देख ये सवाल पूरा पर, इसको समझने की कोशिश कर। ये बेटा एक स्फेयर है जो पी स्फेयर है, ठीक है, पी स्फेयर है तो ठीक है, और ये स्फेयर है क्यू। ऑब्लिक कोलिजन कब होता है? जब दोनों एक लाइन में ना रखे हो। दोनों एक लाइन में रखा होगा तो ऑब्लिक कोलिजन की बात ही नहीं है, तब तो हेड ऑन कोलिजन होगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट लाइन में है, एक लाइन में है, तो कोलिजन कैसा होता है? तो कोलिजन होता है एकदम हेड ऑन। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर नीचे रखा है तो कोलिजन कैसा होगा? कोलिजन होगा तुम्हारा ऑब्लिक। कैसा कोलिजन होगा? ऑब्लिक। कोलिजन कैसा होगा बेटा? ऑब्लिक। अब मान लो ये u वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब u वेलोसिटी से चलता 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 पार्टिकल यहां पहुंचेगा, जस्ट अबाउट टू कोलाइजन का कंडीशन आएगा। जस्ट अबाउट टू कोलाइजन का कंडीशन आएगा। क्या आएगा बेटा? जस्ट अबाउट टू कोलिजन का कंसेप्ट आएगा। जब अबाउट टू कोलिजन का कंडीशन आएगा तो यहां पे जो कोलाइडिंग सरफेस है वो कैसा है? ये सरफेस बनेगा। तो ये इसको आगे धक्का नहीं मारेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर धक्का मारेगा। ये फोर्स लगेगा क्यू पर और अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन पेयर ये फोर्स लगेगा बेटा पी पर। समझ रहे हो क्या? ये पी पर फोर्स इधर लगेगा और क्यू पर इधर लगेगा। तो होगा क्या कि इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक लाइन ऑफ कोलिजन की तरफ जिधर कोलिजन हुआ है और एक कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल जिधर कोलिजन का इफेक्ट नहीं होगा। जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है ना उसके परपेंडिकुलर कोलिजन होता है, उसके पैरेलल कोलिजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अगर मान लो ये थीटा है तो यू का कंपोनेंट ए आएगा यू कॉस थीटा और यू का ये कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। अब होगा क्या? जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो कि यही एक सरफेस लिया मैंने, जैसे मान लो ये एक सरफेस लिया मैंने, पूरी की पूरी कार्टून ले लिया मैंने। समझना ठीक है ना? ये बेटा आपका सरफेस है, देखिए ये बेटा सरफेस है, ये सरफेस है, ये बढ़िया ये सरफेस है। अब अगर मैं इसको जाके ऐसे कोलाइड करूंगा, ऐसे कोलाइड करूंगा, तो जब मैं कोलिजन करूंगा, देखो जब मैं इससे कोलिजन करूंगा तो मेरा कोलिजन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मैं इसको किधर धक्का मारूंगा? आगे। और ये मुझे किधर धक्का मारेगा? ये मुझे कहां धक्का मारेगा? पीछे। इसके पैरेलल तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। तो जब भी कोलिजन होता है तो कोलिजन के समय जो भी कोलाइडिंग सरफेस होता है उस कोलाइडिंग सरफेस के लॉन्ग फोर्स नहीं लगता है, कोलाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। देखो जब मैं ऐसे इससे साथ टकरा रहा हूं तो इसको मैं अंदर दबाऊंगा ना, जब मैं टकराऊंगा तो देखो तो इसके सरफेस के लॉन्ग फोर्स नहीं लगता है। मान लो ये गोला है तो जहां पे टच करेगा वहीं पे कोलिजन होगा, हाँ वहां कोलिजन होगा। तो ये कोलाइडिंग सरफेस है, इस कोलाइडिंग सरफेस के अलोंग फोर्स नहीं लगेगा, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा ये। ओके समझ गया? और वेलोसिटी किधर थी? वेलोसिटी तो सर आगे थी, लेकिन कोलिजन तो आगे हुआ ही नहीं, कोलिजन तो सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ है। हाँ एक्चुअल में कोलिजन पी और क्यू के बीच में, क्यू तो रेस्ट पे था, कोलिजन पी आगे चल रहा था, कोलिजन पी और क्यू के बीच में यू वेलोसिटी से हुआ है, यू कॉस थीटा से हुआ है कि यू साइन थीटा से हुआ है? तो इनके दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ है बेटा वो यू कॉस थीटा से हुआ है। अच्छा क्या ये इलास्टिक कोलिजन है? देखो तो सवाल में कहीं लिखा है, हाँ सर इलास्टिक है, देखो कहीं लिखा है
इलास्टिक है। और सेम मास है, हाँ सर सेम मास है, इलास्टिक ऑफ सेम मास, इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास, इलास्टिक कोलिजन ऑफ सेम मास, देन वेलोसिटी विल इंटरचेंज, देन वेलोसिटी विल इंटरचेंज, देन वेलोसिटी विल इंटरचेंज। तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। लेकिन कौन सी वेलोसिटी जिससे कोलिजन हुआ है, तो ये u cos थीटा पूरा लेके किधर जाएगा, इस लाइन पे जाएगा u cos थीटा से, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है। अब ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इसको दे देगा, और ये पहले रेस्ट में था तो ये रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन किस लाइन में, इस लाइन में रेस्ट में आ जाएगा। इधर कोलिजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट u sin थीटा से इधर जाएगा। अब बताओ u sin थीटा और u cos थीटा में कितने का एंगल था, 90 का एंगल था, तो दोनों के फाइनल वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल आएगा। ये बेटा अलग अलग किताबों में देखोगे तो एक एक पेज का डेरिवेशन करके इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन ये कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, आप समझने की कोशिश करिए कि ये u वेलोसिटी से आगे चल रहा है, हाँ सर, तो कोलिजन इस वेलोसिटी से जाके होगा, तो इस वेलोसिटी को ये इंटरचेंज कर लेंगे, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में आ जाएगा इस लाइन में, और इसकी वेलोसिटी u cos थीटा ये ले लेगा, ये अपना u sin थीटा, जिधर कोलिडिंग सरफेस के लॉन्ग कोलिजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर वेलोसिटी u sin थीटा चला जाएगा, ये u cos थीटा चला जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ गया। बताओ क्लियर है क्या? बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉल ऑफ मास m at rest. The line of motion first ball after collision, first ball move in the same direction with 1/4 of its velocity. Then mass of the second ball. होमवर्क दे देता हूं, 2-4 तो होमवर्क देने पड़ेंगे ना बेटा, 2-4 होमवर्क देने पड़ेंगे। ये देख, हेवी व्हीकल्स मूविंग विद स्पीड 15 strikes an object very small mass at rest on elastically, then velocity of object after collision is, अरे यार व्हीकल 15 से जा रहे हैं और छोटा सा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में उससे टकराता है, तो छोटे वाले की जो वेलोसिटी होती है फाइनल, बड़े वाले की डबल 2 गुना 15, और खुद का घटाएगा जो 0 था, तो 30 आंसर आएगा। ले भाई, ले भाई, क्या ये बहुत इजी था? चल नेक्स्ट देख, अब ये सवाल कर, 2 ivory ball are placed together at rest, ठीक है, a third identical ball moving with velocity u and the line of first ball and shown in a figure collide head on elastically। देख बच्चा पूरा सवाल में से ना पढ़ते 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 बोर होके ये वर्ड ही तो पढ़ता भी है, तो इसको वैल्यू नहीं देता है, लेकिन पूरे सवाल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही तो है, इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इलास्टिक कोलिजन। और ये सेम आइडेंटिकल बॉल है, प्लेस टुगेदर थर्ड आइडेंटिकल बॉल, और ये आइडेंटिकल बॉल है, तो सबसे पहले इसका और इसका कोलिजन होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये यू से आगे भागेगा, फिर इसका और इसका कोलिजन होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये यू से आगे भागेगा, मतलब थर्ड सेकंड रेस्ट में और फर्स्ट चला जाएगा यू से, है ना। तो u/3 का कोई लॉजिक नहीं है, u/2 का कोई लॉजिक नहीं, थर्ड बॉल कम्स टू एट रेस्ट विद सेकंड बॉल व्हाइल फर्स्ट बॉल मूव विद स्पीड u, ये आंसर हो जाएगा। और 120 डिग्री का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि भाई हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। क्या है? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आइडेंटिकल बॉल और इलास्टिक कोलिजन है। देखो हेड ऑन टू आइडेंटिकल बॉल, देखो आइडेंटिकल बॉल कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली, देखो हेड ऑन इलास्टिकली आइडेंटिकल बॉल, एक की वेलोसिटी 0.5, एक की वेलोसिटी -3, तो पहले की हो जाएगी एग्जैक्टली कॉपी करेगा -3 एंड 0.5, चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेटल बॉल 2 kg मूविंग विथ स्पीड इतना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, 30 को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करता है, 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगा। Has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. After collision, both the ball move together. Move together का मतलब? Move together का मतलब perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Then kinetic energy due composite system क्या हो जाएगा? देखो भाई साहब, एकदम इजी सवाल है, बताओ, एकदम इजी सवाल है, बताओ। ये भी वही सवाल है, ये भी बेटा डायरेक्टली V1 और V2 की वैल्यू पूछी है, जो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था उसी फॉर्मूला पे बेस्ड डायरेक्ट सवाल है। ये सवाल देखो, मान लो एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, दोनों की कंपोजिट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, मतलब इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट दिया है, e है हाफ। जब कोलिजन होगा तो सरफेस है x एक्सिस के लॉन्ग, तो x वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से चल रहा है, ये 2 से चलता रहेगा, एंड y वाली जो वेलोसिटी है वो कोलिजन के बाद E इंटू यू हो जाएगी, तो E की वैल्यू हाफ एंड U है 4, कट के 2, तो 2,2 आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से,
देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है, कर लीजिएगा बेटा, बहुत इजी है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लेना, बहुत इजी है। ये देखो न्यूट्रॉन, अच्छा ये सवाल ढूंढ रहा था मैं, ये 2016 का सवाल है। देखो क्या सवाल है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मान लो मास m है, न्यूट्रॉन है ये, न्यूट्रॉन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मतलब होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब 2m मास है इसका। द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द कोलिजन इज, फ्रैक्शन एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द कोलिजन। भाई साहब जब ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे होगा? तो लॉस सिस्टम का नहीं पूछा, लॉस न्यूट्रॉन का पूछा है जो इसमें ट्रांसफर हो गया है। तो सीधा आपका आंसर आएगा 4 इंटू एन की वैल्यू m है, ये 2m है तो 2 बटा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 बटा 9 आपका आंसर आ जाएगा। 8 बटा 9 आपका आंसर आ जाएगा, देख रहे हो, 8 बटा 9 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? 1 kg ball fall from a height 25 centimeter, rebounds up to height 9 centimeter, then coefficient of restitution is height after collision बराबर e स्क्वायर height before collision, AC बराबर e स्क्वायर BC। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आइए 2D इन इलास्टिक कोलिजन, 2D perfectly in elastic collision, perfectly in elastic collision, in elastic collision, 2D perfectly in elastic collision समझते हैं। बेटा मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट है, m1 मास का ऑब्जेक्ट है, u1 से चल रहा है। ये बेटा m2 मास का ऑब्जेक्ट है, u2 से चल रहा है। चलते चलते दोनों टकराया और चिपक गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या होगी? अब 2D कोलिजन हो, 1D कोलिजन हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या जो भी हो, क्या मोमेंटम हमेशा हर कंडीशन में कंजर्व रहता है? हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम हर कंडीशन में क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम बताइए क्या होगा? m1 u1 i कैप, m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 j कैप। भाई मोमेंटम के साथ छिड़खानी नहीं, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे वेक्टर, तो ठीक है। इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी m1 प्लस m2 इंटू v। तो v बराबर क्या आएगा? m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 j कैप बटा m1 प्लस m2। ये आंसर आ गया, खत्म। ये वेलोसिटी आ गया आपका, ओके, ये आपका आंसर है। एक सवाल बहुत आसान, मान ले m मास का ऑब्जेक्ट u से चल रहा है, ठीक है, और यहां पे नहीं 2 kg का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और यहां पे 4 kg का ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट में। आफ्टर कोलिजन 2 kg का ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 60 डिग्री, तो 4 kg वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड बताइए क्या होगी? और दूसरी बात, दिस इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। ये कैसा है? इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ है, तो करिए। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 4 kg वाला रेस्ट पे था। 2 kg वाला 60 डिग्री पर 2 मीटर पर सेकंड से गया, तो 4 kg वाले की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछिए। तो बेसिक बात है, 4 kg वाला भी थोड़ा टेढ़ा जाएगा, है ना। तो 4 kg वाले की स्पीड क्या होगी बताइए? कोलिजन का नेचर बता दिया, इलास्टिक है। कोलिजन का नेचर बता दिया बेटा, क्या है? इलास्टिक है। बताइए बताइए, ओ माहिरे, बताइए। ओ माहिरे, माही माहिरे 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 मेहिरे मेहिरे, बताइए। पता है, आप यहां पे मोमेंटम कंजर्व मत करिए। मोमेंटम कंजर्वेशन है कि नहीं है? मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? बट प्लीज डोंट अप्लाई, प्लीज डोंट अप्लाई, डोंट अप्लाई, क्योंकि मैंने भी पहले टाइम पे यही किया था, आज से 4 साल पहले। नीट 2016-17 का सवाल है, बहुत लेंदी हो गया था। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दिया। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है क्या? हाँ, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर।
और ये रेस्ट में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर। अबे 60 पे जाए या 70 पे जाए 30 पे जाए, काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ m इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, इसको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। तो 2 से 2 कटेगा, 4 का होल स्क्वायर 16 बराबर, ये कितने 2 केजी का मास था ना, 2 लिख ले भाई, 2 का कट गया तो आएगा 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस हाफ 4 इंटू वी स्क्वायर, ये कट के 2 आएगा। 4 को इधर लाओगे तो 12 में से 4 आएगा तो क्या जाएगा, 12 में से 16 में से 4 जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 2 वी स्क्वायर। 2 से कटेगा 6, वी बराबर √6 मीटर पर सेकंड। आंसर तुरंत से आंसर आ गया। बताओ √6 आया कि नहीं आया? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अब भाई इतना पढ़ लिख के देखो, जो ज्यादा नेता बनने वाले लोग हैं उनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, मतलब सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्या करे, क्योंकि सर हमसे सवाल ही नहीं हो रहे, हमको करना ही नहीं है। तो उनकी नौकरी में लगवा देता हूं गैस एजेंसी में। मैंने अभी अभी है वो अपना इंडियन का वो क्या कहते हैं, गैस एजेंसी, अब मान लो मैंने तुम्हारी नौकरी लगा दी एचपी गैस एजेंसी में, अब तुमको बना दिया डिलीवरी बॉय, अब तुम जा रहे हो गैस डिलीवर करने, गैस लाने के ले जाओ। अब तुम बोलोगे सर गैस सिलेंडर तो बहुत भारी है, सर इसको कैसे डिलीवर करेंगे? मैंने बोला घुमा के डिलीवर करना। अब तुम ठहरे रामलाल आदमी, तुमने क्या किया कि तुमने गैस सिलेंडर लिया और रखा जमीन पर, ऐसे रोटेट कर रहा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इसको इस तरीके से रोटेट करने में जो तुम्हें कष्ट होगा वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। कैसे? देख, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि इसको ना रोटेट करके ले जाओगे तो दिक्कत कम आएगी। अब तुम ठहरे दिमाग से पैदल इंसान, तुमने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जबकि अगर इसको ऐसे रोटेट किया जाए हुआ है, जबकि इसको ऐसे रोटेट किया जाए ऐसे, तो इजी होगा, इजी होगा। तो किसी चीज को घुमाने का कष्ट सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करता है। अगर मैं किसी को घुमाना चाहता हूं तो घुमाने का कष्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात तो सही है, यस। भरा हुआ सिलेंडर खाली नहीं है, भरा हुआ है। अनुमेश सर की कल क्लास नहीं होगी क्योंकि उनका गैस सिलेंडर मैंने चुरा लिया, खाना नहीं बनाया, इसलिए क्लास नहीं होगी। चलो ठीक है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनाना चाहता था कि जब मैं किसी चीज को घुमाता हूं तो घुमाने में कष्ट होगा। तो उस घुमाने का कष्ट जो है वो सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करेगा या मास कितना दूर है इस पे भी डिपेंड करेगा। मास की डिस्टेंस, मास कितना फैला है, मास कितना फैला है। और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब घुमाने का तरीका, घुमाने का तरीका जो मैंने चूज किया है, घुमाने का तरीका मतलब कैसे घुमा रहा हूं उसका तरीका, इस बात पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस बात पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लो कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और ये 2m मास का ऑब्जेक्ट है और ये 3m मास का ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्वियस सी बात है इनर्शिया ए की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी कि सी की ज्यादा होगी। तो इनर्शिया अगर लिखा हो ना तो इनर्शिया का मतलब होता है सिंपल इनर्शिया, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। तुम बोलोगे सी का इनर्शिया ज्यादा होगा, बी के कंपेयर में बी का ज्यादा होगा ए के कंपेयर में। ये मैंने किसकी बात करी है बेटा? सिर्फ इनर्शिया की बात करी है। इसमें मैंने किसकी बात करी है? इनर्शिया की बात की। इनर्शिया मतलब होता है स्टेट चेंज करने में जो हमें कष्ट आता है। अगर हम बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसको चलाना मुश्किल होगा? सी को चलाना मुश्किल होगा। या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की बात कर रहे हैं तो किसको रोकना आसान होगा? तो ए को रोकना आसान होगा और सी अगर चल रहा है तो इसको रोकना मुश्किल होगा। मान लो तीनों ही वी वेलोसिटी से चल रहा है, किसको रोकना आसान होगा? तो ए को रोकना आसान होगा, ठीक है ना? ए को रोकना आसान होगा, इसको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, इसको रोकना सबसे मुश्किल होगा। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन की बात होगी। यहां पर रोटेशन की बात है तो इसी को हम कहते हैं, घुमाने के कष्ट को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट मतलब होता है रोटेशन वाली चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा तीन बात पे डिपेंड करती है। मास कितना है, मास कितना है और कहां है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास कहां है, और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप किस एक्सिस से इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो। कम मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो सकता है, कम मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो सकता है। मान लो कि मैंने एक रॉड लिया, रॉड है ये 2m मास का और लेंथ है बेटा l। मान लो ये रॉड है, ये है बेटा m मास का, लेकिन इसका लेंथ है 2l। अब मैं इसको यहां से रोटेट करता हूं और यहां से रोटेट करता हूं, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी? तो हालांकि हम तो पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, बस प्रोपोर्शनल साइन देखता हूं कांस्टेंट को छोड़ के। तो प्रोपोर्शनल साइन तुम इतना याद रख लो कि मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास 2m और डिस्टेंस का स्क्वायर l, मतलब ये मोटा मोटी है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? मास m और डिस्टेंस 2l का होल स्क्वायर। तो क्या है? 4ml स्क्वायर आया। हाँ, तो कम मास से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कम मास से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जरा देखिए, आप समझिए, फील करिए, और फील आए तो दिल बना दीजिए कि क्या बात है। कम मास है लेकिन इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल निकाल रहा हूं बेटा, एग्जैक्टली मैं 1/3 का फैक्टर आएगा, मैं प्रोपोर्शनल देख रहा हूं। तो 4ml स्क्वायर और ये सिर्फ 2ml स्क्वायर, इसके कंपेयर में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, जबकि इसका मास कम और इसका मास ज्यादा है। मतलब फील वाली बात है कि नहीं, बोलो। ओ माहिरे बताओ, है ना? तो पॉइंट मास के लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मास और कितना दूर। दूरी कहां से देखते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होगा कि एक डिस्टेंस होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होगा, सॉरी एक पॉइंट होगा कि एक लाइन होगा। आई एम सॉरी फॉर माई स्लिप ऑफ टंग। एक पॉइंट होगा कि एक लाइन होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होगा कि एक लाइन होगा? बताइए सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एक लाइन होगा। और जब हम लाइन से डिस्टेंस देखेंगे, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लो यहां पे मास m है 2,3 पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ओरिजिन के अबाउट नहीं निकाल सकता। अच्छा चल तू निकाल के देख, कहीं का क्या पता तू चमत्कार कर दे, तू भाई रामलाल है। एबो आई अबाउट ओरिजिन निकालो, अबाउट ओरिजिन कर, तो अबाउट ओरिजिन निकालो, तो इसका ओरिजिन के अबाउट एमओआई निकालो, करो ओरिजिन के अबाउट एमओआई निकालो। चलो भाई तुम शक्तिमान हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम पुरुष ही नहीं हो, तुम महापुरुष हो। यू कैन डू एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। आओ, पहले मैंने बोल दिया इसलिए, नहीं तो तुम सच में निकाल देते। आई नो यू कि हाउ मच गोबर बुद्धि यू आर। आई नो यू, ईमानदारी से बता कि मैंने बोल दिया इसीलिए, नहीं तो तू निकाल देता पहले ही। देखो जीरो कह रहे हैं, देखो जीरो कह रहे हैं। हाँ बेटा एकदम सही कह रहे हो। तो जितने लोगों ने जीरो बोला है एकदम सही कह रहे हो। अच्छा चल, इसका कोऑर्डिनेट मैं 3,4 देता हूं। पहला ऑप्शन आएगा 0, दूसरा ऑप्शन आएगा m इंटू 5 का होल स्क्वायर,
तीसरा ऑप्शन आएगा m इंटू 3 का होल स्क्वायर। चौथा ऑप्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब बताओ, अब बता चल। ओ माही रे माही, हो क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। चलिए, तो बिल्कुल जीरो ही आपका सही जवाब है। मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको। तो जितने लोगों ने जीरो दिया है सब गलत है, और 61% लोगों ने नॉट पॉसिबल बोला है। बाकी की ये जो 40% लोग हैं अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब मैं ये भी बोल सकता हूं सिलेंडर लेके एक पैर पे खड़ा रहेंगे। क्या करेंगे? सिलेंडर लेके एक पैर पे खड़ा रहेंगे, क्योंकि तुम गधे, नालायक, बेवकूफ हो। नॉट पॉसिबल इज योर करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक लाइन से निकलता है, पॉइंट से कभी निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, पॉइंट से कभी नहीं निकाल सकते। मैं यहां पे ये जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वाई एक्सिस से निकाल के दिखाओ, तो वाई एक्सिस के आउट इस पॉइंट मास का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। इसका ओरिजिन 3,4 है, तो इसका क्या मतलब होता है? 3x में डिस्टेंस और 4y में। हाँ सर, तो ये डिस्टेंस हो गया 3 मीटर x में, और y में ऊपर 4 मीटर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं y एक्सिस से निकालूं तो m इंटू 3 का होल स्क्वायर आएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं x एक्सिस से निकालूं तो m इंटू 4 का स्क्वायर आएगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं z एक्सिस से निकालूं तो z एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर ये होगा। तो z से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये आएगा आपका, z एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। हाँ, तो z एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट आएगा m इंटू 5 का स्क्वायर। बोलो कैसा लगा? तो भाई एक ही मास का 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, अब जब तुम सेंटर ऑफ मास देखते थे तो सेंटर ऑफ मास में पोजीशन वेक्टर देखते हैं और एक पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट से सब कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। जैसे मान लो ओरिजिन से हमें देखना है, एक मास यहां है, तो भाई इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हमको लिखना पड़ता था। एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसमें डैश कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मास स्केलर होता है, और डिस्टेंस तुम प्लस रखोगे तो प्लस, और माइनस रखोगे तो उसका स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा। तो पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात कि हमें लाइन से निकालना है, हमें ओरिजिन से नहीं निकालना है, हमें लाइन से निकालना है। तो लाइन में ये डिस्टेंस नहीं देखेंगे, ये डिस्टेंस नहीं देखेंगे, ये डिस्टेंस नहीं देखेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे लाइन से, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और वो देखना बहुत आसान है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या मास का डिस्टेंस एक पॉइंट से देखना आसान है कि एक लाइन से देखना आसान है? सर, एक लाइन से देखना आसान है। हम वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ लेंगे सीधा, और प्लस और माइनस हमें लेने की जरूरत नहीं है। प्लस है तो प्लस ले, माइनस है तो भी प्लस ले, क्योंकि स्क्वायर होना है डिस्टेंस का। तो बहुत आसान होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मैं एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो घुमाने का कष्ट होता है या घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने का कष्ट होता है, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट। इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन ये होता है, ये स्केलर होता है, ये टॉर्क को अपोज करता है, ये रोटेशनल स्टेट में बना रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहना चाहेगा, अगर रोटेट कर रहा है तो उस रोटेशनल स्टेट में बना रहना चाहेगा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सीलरेशन, बट डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किस पे डिपेंड करता है? मास पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि ये मैंने तुम्हें एक डिस्क दिया, डिस्क में अंदर लकड़ी लगा है, बाहर लोहा लगा। देखो ये बाहर लोहा है, इसमें क्या है कि अंदर लोहा है,
देखो ये अंदर क्या है, अंदर क्या है, लोहा है, देखो अंदर लोहा है, ये अंदर लोहा है, और बाहर तुम्हारा क्या लगा है, लकड़ी लगा है, बाहर तुम्हारा क्या लगा है, लकड़ी लगा है, बाहर तुम्हारा क्या लगा है, देखो ध्यान से, बाहर तुम्हारा क्या लगा है, लकड़ी लगा है, देखो बाहर लकड़ी लगा है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका I1 की I2? देखो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। यहां पे आयरन दूर दूर है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो भाई आयरन दूर चला गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो I1 तुम्हारा ज्यादा होगा I2 के कंपेयर में। नीट में कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं, कौन ज्यादा होगा, I1 तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है, ये R1 डिस्टेंस पे M1 है और R2 डिस्टेंस पे M2 है, तो क्या सेंटर ऑफ मास से R1 डिस्टेंस निकाल सकते हो? सर आसान है, R1 डिस्टेंस हमारा है M2 R बटा M1 प्लस M2। ओए चमन, सेंटर ऑफ मास से पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास से दूसरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, M1 R बटा M1 प्लस M2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस से देखोगे, इसके अबाउट देखोगे, तो ये मास तेरा हो गया M1 और डिस्टेंस ये वाला M2 R बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू M1 R बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है तुम्हारा M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। समझ गया रे चमन चमोटा, ये आएगा आंसर, ठीक है। ये निकाल ले और वेरीफाई करके इसको क्या करियो, याद रखियो। अब चल, जैसे ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड पे 3 ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछ रहा है, और एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है। पैरेलल टू द प्लेन मतलब जिस प्लेन में तीनों मास रखे हैं, जिस प्लेन में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसी एक्सिस से पूछा है। तो जब ये मास यहीं पे आएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका 0, और यस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2। तो यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0 + 0 + m इंटू √3a/2 का होल स्क्वायर, मतलब ma स्क्वायर 3/4, ma स्क्वायर 3/4, बोल हाँ कि ना, ma स्क्वायर 3/4, बोल हाँ कि ना। पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन का क्या गेम है, जरा समझिए। ये मान लो तुम्हारा, मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है कि इसी प्लेन में तुम्हारा कोई एक्सिस पास कर रहा है। ये तीनों अलग अलग साइज का है, लेकिन समझ लो कि इसी प्लेन में कोई एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब है कि ये जो एक्सिस है वो ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे, तो ये जो तुम्हारा मार्कर है वो किधर जा रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देख ऐसे, ये मार्कर किधर जा रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा, देख ऐसे जा रहा। देख मार्कर कहां है, ऐसे है, ऐसे, देखिए ये मार्कर है, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। अब पैरेलल टू द प्लेन क्या होगा, ये मार्कर इसी प्लेन में ऐसे, ये प्लेन बना ना, ये प्लेन बना, ये प्लेन बना, ऐसे देख, ऐसे, ये प्लेन है, इसको कहते हैं प्लेन, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये है पैरेलल टू द प्लेन। समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब देख, मैं इस एक्सिस से दिखाता हूं। अब यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड लेंथ क्या है, ए है, ए है, ए है, और ये एक्सिस जा रहा, और ये एक्सिस बोला है कि पैरेलल टू द प्लेन है, तो पैरेलल टू द प्लेन ऐसे होगा बेटा, ऐसे, ऐसे, और ऐसे ऐसे ये घूमेगा, इसके अबाउट ऐसे से घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0, टोटल ए है, तो ये लेंथ हो जाएगा a/2 और ये लेंथ हो जाएगा a/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2 बार m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो ma²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा। ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे जा रहा। तो अगर ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब पैरेलल टू द प्लेन ये हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हुआ। अगर मान लो यहां से एक्सिस जा रहा है, तो ये एक्सिस से ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। तो ये साइड लेंथ हो गया ए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 0। तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2ma²। क्या आएगा, 2ma²। क्या आएगा, 2ma²। तीनों निकाल देना बेटा, बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा मान लो कि ये एक्सिस है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मासेस रखे बेटा। इस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मासेस रखे, देखो ए और ए डिस्टेंस पे 4 मासेस रखे, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और सेंटर से एक्सिस जा रहा है ऐसे ऐसे। तो इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके अबाउट अब ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, a/√2, ये भी होगी a/√2, ये भी होगी a/√2, और ये भी होगी a/√2। तो डायरेक्टली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं 4 इंटू m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब है बेटा इसी एक्सिस में ऐसे, तो इसका और इसका 0 हो जाएगा। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा a/√2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√2। पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है। तो पॉइंट मासेस की एनालिसिस कर लेंगे क्या बेटा, पॉइंट मासेस की एनालिसिस कर लेंगे क्या। हाँ, अब 2 थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रिलेशन बिटवीन MOI about two axes which are parallel to each other, हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जब बात करेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन MOI, मतलब MO मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन अबाउट 2 एक्सिस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, जो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि सरफेस के पैरेलल है, बॉडी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो थ्योरम है ना, एप्लीकेबल फॉर 1D 2D और 3D, इसको डैश फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस बॉडी के लिए इसको लगा रहे हो, इसको डैश फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी कैसा है, इसको डैश फर्क नहीं पड़ता बॉडी गोल है, मोल है, सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब है, रॉड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी लगता है, 1D के लिए भी लगता है, 2D के लिए भी लगता है, 3D के लिए भी लगता है, मोटे के लिए लगता है, पतले के लिए लगता है, सबके लिए लगता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि जो MOI निकाल रहे हो 2 एक्सिस के अबाउट, वो दोनों एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, वो दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि यहां पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है ऐसे, और कोई एक नॉर्मल पॉइंट है, यहां से भी एक एक्सिस पास कर रहा है, ये दोनों इसके बॉडी के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन पैरेलल टू ईच अदर है। पैरेलल टू क्या है, ईच अदर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप बेटा यहां पे कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं निकालूंगा तो वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट कम होगा, और मान लो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो ए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा IO बराबर ICM प्लस पूरे बॉडी की मास इंटू A² होता है, या डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हो तो MD² होता है। ये है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जिस 2 एक्सिस की बात करते हो उसमें एक सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, दूसरा किसी और पॉइंट से जाना चाहिए, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, हाँ, एक सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मान लो कि मैं एक ऐसे एक्सिस पास कराता हूं, देखो ऐसे एक्सिस पास कराता हूं।
अब इस एक्सिस के अबाउट मैं बॉडी को रोटेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी को रोटेट कर रहा हूं, ऐसे रोटेट करेगा, थोड़ा सिस्टम से रोटेट कराता हूं, ऐसे देखो, ऐसे रोटेट कर रहा है बॉडी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मान लो आई है। अब अगर कोई भी एक्सिस हो, क्योंकि इससे डिस्टेंस चारों तरफ ए है, अब मान लो मैं यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और फिर बॉडी को ऐसे रोटेट करूं, तो इससे रोटेट करने में कष्ट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से इस एक्सिस से मास क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट, आजा, इस एक्सिस के अबाउट जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है क्या, देखो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है क्या, देखो ऐसे ऐसे रख के दिखाता हूं, ऐसे रख के दिखाता हूं, चलो ऐसे रख के दिखाता हूं, मुझे बताओ ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है क्या। यही इंपॉर्टेंट है कि ये दो जो एक्सिस है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज बीच में है, और मतलब ऑन एन एवरेज इधर भी है डिस्टेंस, इधर भी है डिस्टेंस, इधर भी है, इधर भी है, तो हमें डिस्टेंस ए देखना है, लेकिन यहां से डिस्टेंस मासेस का उस मास का ज्यादा हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ बराबर आईसीएम प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस एमडी स्क्वायर। अब मान लो कि एक्सिस कुछ मैं ऐसे पास करा रहा हूं, ऐसे, और एक एक्सिस ऐसे पास करा रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे देख रहे हो ध्यान से, तुम देख रहे हो ध्यान से, ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, हाँ, लेकिन पैरेलल टू द बॉडी में, और ये ऐसे पास कर रहा है। क्या इस दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि ये दो एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है, बताओ ये दो एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है, हाँ है। तो हमें बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, हम जो दो एक्सिस ले रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और एक सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो ये अगेन एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ तो लगेगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये रॉड में लगेगा, हाँ रॉड में भी लगेगा, लगा के दिखाता हूं। मान लो रॉड है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है 1/12 ml स्क्वायर। ये एंड से पास कर रहा, तो इसके अबाउट हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे आई ओ बराबर आई सी एम प्लस एम, यहां से डिस्टेंस पूरे रॉड का एल है तो L/2 हो जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करते हैं तो ml²/3 आता है। ml²/3 आता है, बोलो तुम्हें अगर यहां से सेंटर ऑफ मास से L/4 डिस्टेंस पर जाके, तो यहां से भी L/4 होगा, अरे आधा का आधा L/4, तो क्या मैं इस एक्सिस और इस एक्सिस में, दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L/4 है, क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं I1 I2 के बीच में, नहीं, ICM और I2 के बीच में लगा सकता हूं, एक सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यह है रिलेशन बिटवीन MOI about three axis in which all are perpendicular to each other, in which all are relation between MOI about three axes, in which all are perpendicular to each other, and two axes parallel to the plane of object, and one is perpendicular to the plane of object। ये कहानी है, ये कहानी है, समझ रहे क्या? समझ रहे क्या यार, कितना पुअर कंडीशन।
हाँ मेडिजी में ये क्यों नहीं है? सब है मेडिजी में, खोल के दिखा दूं? यही पड़ा है हीरा मेडिजी। नहीं कैसे होगा रे? थक गया लेकिन आज यार, तेरा मोडिजी में ये क्यों नहीं है? अरे यार ये कौन खा गया? ओ है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही नहीं बता इसमें। हम्म तो ये तुम लिख लो ना, आ जाएगा। पेज नंबर 76 पे है। हाँ ये रहा ना। अब भाई फोटो नहीं बनाई, ये तो रहा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है तो सही। अब फोटो गायब कर दिया। है यस यस, आधी से ज्यादा जनता किताब लेके बैठी है भाई साहब। अरे दांत तोड़ दूंगा। नीचे कर नजर, नजर नीचे कर। नीचे कर, नीचे कर नजर। ग्लोरी निकाल दूंगा मार के। थक गया। चल अब इसमें क्या है कि ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए सही होगा, अगर कहीं प्लेन नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन एमओआई अबाउट 3 एक्सिस इन विच all are perpendicular to each other and 2 axes parallel to the plane। मतलब बॉडी प्लेनर होना चाहिए। अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है, बॉडी 3 डायमेंशनल है, अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है और स्फेरिकल है, प्लेन नहीं है, तो ये थ्योरम ही नहीं लगेगा। ये थ्योरम कब लगता है? जब बॉडी क्या हो? प्लेनर हो। जब बॉडी क्या हो? प्लेनर हो, तभी लगता है क्या? जब बॉडी प्लेनर हो तभी लगता है क्या? ठीक है ठीक है। तो देखो ये एक्सिस बेटा इसके प्लेन से पास कर रहा है, ये एक्सिस भी इसके प्लेन से पास कर रहा है, और ये जो तीसरा एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई एक्स आया, वाई में आई वाई आया, तो प्लेन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, आई एक्स आई वाई बराबर क्या हो जाएगा? आई जेड। ये सिंपल सी कहानी है। आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या हो जाएगा? आई जेड हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या ये बात? चलिए अब यहां पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर प्लेट का तो बाद में पढ़ाऊंगा, स्फीयर का 2/5 3/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ये छोटे छोटे सवाल है, ये आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा सा हमें आराम चाहिए, अब रेस्ट की नीड है बेटा, थक गया मैं बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, पंगा नहीं, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं, समझ गया? हाँ पंगा नहीं, बहुत मारूंगा, समझ गया? स्वीट ड्रीम, अबे तुम्हें पढ़ाने के बाद स्वीट ड्रीम कहां से आएगी? तेरा इतना खराब डरावना शकल है, तुमको पढ़ाने के बाद स्वीट ड्रीम कहां से आएगी ये बता? रॉड ही रॉड है मेरे पास, ऐसा फेंक के गुलौटी मार दूंगा। चल ऐसा है, बदतमीजी नहीं, निकल यहां से। बदतमीजी तो आप कर रहे हो सर।